नमस्ते। आइए आज सुनते हैं नीलिमा टिक्कू की कहानी तुम्हारी नंदिनी। नंदिनी, हाँ, वही थी। 30 साल बाद अचानक उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। कभी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने। हड़बड़ाती सी वह सामने से चली आ रही थी। प्लेन में केवल मेरे बगल वाली सीट ही खाली थी। जाहिर सी बात थी, वो वहीं बैठती। मैं जबरन अखबार में आंखें गड़ाए बैठा रहा। विंडो सीट पर निशा पसरी हुई थी। कॉलेज में नंदिनी के साथ अकेले वक्त बिताने की चाह में जिस निशा से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कई तरह के झूठ बोला करता था, वही निशा मेरी पत्नी बनकर हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ गई थी। और जिससे बेइंतहा प्यार करता था, वही नंदिनी अब मेरी कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि उससे मित्रता भी नहीं रही थी। निशा की उपस्थिति में उसके साथ बैठने में भी मैं असहज हो उठा था। ऐसा नहीं था कि निशा मुझ पर जबरन थोपती गई थी या नंदिनी से संबंध विच्छेद मुझे मजबूरी में करना पड़ा। उस वक्त मैंने ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया था। मैं बेहद साधारण परिवार का इकलौता बेटा था। निशा एक बेहद पुरातनपंथी विचारधारा की लड़की थी। इसके विपरीत नंदिनी खुले दिमाग की मिलनसार लड़की थी। हमारे विचार परस्पर मिलते जुलते थे। नंदिनी और मेरे विषय एक थे, इसलिए हम पूरा समय कॉलेज में साथ ही रहते थे। निशा केवल पॉलिटिकल साइंस के पीरियड में हमारे साथ होती थी। आरंभ में निशा जबरन मुझ पर अधिकार जमाने की कोशिश किया करती थी। उसे मेरा और नंदिनी का साथ फूटी आंख नहीं सुहाता था। मैं बेबस सा केवल एक पीरियड के लिए निशा को जैसे तैसे झेल पाता था। धीरे धीरे निशा समझ गई थी कि मैं नंदिनी से ही प्यार करता हूँ। तंग आकर उसने हमसे दूरी बना ली थी। नंदिनी के पिता आसाम में व्यवसाय करते थे। मैं दिन रात उसके सपनों में खोया रहता था। नंदिनी के साथ भविष्य में ठाट बाट से रहने के मेरे सपने तब धराशायी हो गए जब नंदिनी के पिता की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी और नंदिनी को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस जाना पड़ा। कॉलेज के हॉस्टल में रखा उसका सामान ज्यों का त्यों पड़ा रहा। नंदिनी फिर कभी वापस नहीं आ सकी। फोन पर रो रो कर उसने बताया था कि किस तरह पिता के व्यवसाय से संबंधित अनगिनत लेनदार आकर धमक गए थे और जिनसे पैसा लेना था वो सब लोग गायब हो गए थे। दुकान मकान बेचकर बड़ी मुश्किल से कर्जे चुकाकर नंदिनी अपने छोटे भाई व माँ के साथ ननिहाल चली गई थी। मैं नंदिनी को प्यार जरूर करता था, लेकिन जिंदगी में पैसे का इतना अभाव देखा था कि उसके साथ विवाह करके पूरी जिंदगी उसके और अपने परिवार की गाड़ी खींचने वाला बैल बनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। निशा अब भी मेरी तरफ आकर्षित थी। जिस निशा को मैंने मानसिक स्तर पर कभी अपने योग्य नहीं समझा था, उसी की लंबी चौड़ी जायदाद ने मेरी आंखें चौंधिया दी थी। जिस पर वो अपने पिता की लाडली इकलौती बेटी थी, जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी बेटी की वजह से दूसरा विवाह नहीं किया था। मुझे लगने लगा कि निशा भी कोई बुरी नहीं है। उसके चेहरे से टपकता रईसी मिजाज उसके पारिवारिक हालात की देन है। हमारे विचार आपस में मेल नहीं खाते, क्या फर्क पड़ता है, विवाह के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरे चालबाज मन ने तब सोची समझी साजिश के तहत उससे संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए थे। निशा को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। निशा से विवाह मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी निर्णय साबित हुआ था। उसके बाद की जिंदगी में मैंने कभी किसी मकाम पर कोई निर्णय नहीं लिया था या निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहा, ये दीगर बात है। मुझे अब भी याद है, निशा के पिता द्वारा दिए गए हमारे विवाह के रिसेप्शन में वो गर्व से ऐंठी मेरे पास बैठी हुई थी और कॉलेज का फ्रेंड सर्कल, जिनके साथ मिलकर मैं सदा निशा से पीछा छुड़ाने के उपाय सोचा करता था, मुझे आकर बधाई दे रहा था। किसी की आंखों में हैरत,
किसी नज़र में व्यंग्य तो कोई तरस खाती निगाहों से मुझे सांत्वना दे रहा था। एक दो तो कान में फुसफुसा गए थे, बेटा दिखने में ही सीधा लगता था तू, लेकिन मोटी मुर्गी फंसा ली। अब जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी मान तो ससुर के पैर पकड़ ले तर जाएगा। मैं ढीठ बना सारी चुहलबाजियां नजरअंदाज करता रहा था। विवाह के बाद मैंने भी निशा की खुशी में ही अपनी खुशी मान ली थी। मिट्टी का माधो बना जिंदगी को गुजरते हुए देखता रहा। मेरे माता पिता अति उत्साह में इकलौते बेटे के निर्णय को सिर आंखों पर लेते हुए निशा को बहू बनाकर अपने घर ले आए थे। धनाढ्य परिवार की इकलौती बिगड़ैल लड़की को जैसा होना चाहिए था, निशा बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी कही हर बात पत्थर की लकीर होती थी। पैसों का घमंड और पारिवारिक रिश्तों के प्रति बेहद लापरवाह निशा से उलझने का साहस घर में कोई नहीं कर सकता था। मेरे माता पिता तो उससे दूर दूर ही रहते थे। बात बात पर अपने पिता के घर चले जाने का खौफ दिखाकर वो हम सब का दम साधे रखती थी। मैंने शुक्र मनाया कि निशा के बहुत कहने पर भी मैंने अपनी बैंक की नौकरी नहीं छोड़ी थी। विवाह के 1 साल बाद ही बेटी का जन्म हुआ और मानो घर में विस्फोट हो गया। पढ़ी लिखी निशा इस बात के लिए हमारे घर के सामने रहने वाली शुचि भाभी को जिम्मेदार ठहराती रही। निशा का कहना था कि रोज सुबह शुचि भाभी अपनी दोनों बेटियों को स्कूल बस के लिए छोड़ने के लिए घर के बाहर खड़ी होती थी और वह सुबह उठते ही बालकनी से उनका चेहरा देखती थी, इसीलिए उसके भी लड़की पैदा हो गई। जहां मैं उसकी इस बेतुकी बात से हैरान था, वहीं माँ बाबूजी इतनी पढ़ी लिखी बहू की ऐसी बात सुनकर शर्मिंदा हो गए थे। बेटी को देखने आई शुचि भाभी को निशा ने मुंह बनाते हुए यह बात कह भी दी थी। उसके बाद से वो हमारे घर कभी नहीं आई। इस घटना से एक दूसरे के दुख सुख में वर्षों से साथ निभाते एक अच्छे पड़ोसी परिवार के स्नेह से हम हाथ धो बैठे थे। जिंदगी एक अलग ही ढर्रे पर चलने लगी थी। निशा दूसरी बार मां बनने की तैयारी कर रही थी और इस बार वो अपने पिता के घर चली गई थी। इसके पीछे टोटका यही था कि रोज सामने वाली शुचि भाभी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मुझे भी अक्सर ससुराल जाना पड़ता। एक रात अचानक ससुराल से फोन आया कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से निशा का गर्भपात हो गया है। शहर के एक बड़े नर्सिंग होम में भर्ती निशा की हालत बहुत गंभीर थी। पानी की तरह पैसा बहा और किसी तरह निशा बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने चेतावनी दे डाली थी कि उसका गर्भाशय बहुत कमज़ोर हो गया है, इसलिए भविष्य में मां बनना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी निशा के चेहरे पर दुख या परेशानी के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। अब वो अपना अधिक समय पिता के घर ही व्यतीत करती थी। ससुराल और घर के बीच झूलता मैं कई बार निशा की तुलना अनायास ही नंदिनी से करता हुआ पश्चाताप से भर उठता। नंदिनी से मैंने संबंध खत्म करते हुए फोन पर उसे माता पिता के सामने सिर झुकाए श्रवण कुमार वाले अपने रूप का हवाला दिया था। उसने भी मेरे निर्णय को उचित ठहराते हुए मानो मुझे आजाद कर दिया था। पढ़ लिखकर भी निशा ने नौकरी नहीं की थी। उसका कहना था, जिन घरों की स्थिति फटीचर होती है वहीं औरतों को नौकरी करनी पड़ती है। इसी सोच के साथ वो अपने पिता के पैसों पर ऐशो आराम की जिंदगी निकाल रही थी। मैं बैंक में मैनेजर बन गया था। निशा और उसके व्यवसायी पिता की नज़रों में वो एक टुच्ची नौकरी थी, पर मैं अपनी नौकरी से संतुष्ट था। 10 से 5 घर से बाहर रहकर चैन की सांस लेता था और इसी बहाने अपने स्वाभिमान को कायम रख पा रहा था। निशा को हमारी बेटी में जरा भी रुचि नहीं थी। दादा दादी और नौकर मिलकर नन्ही समिधा को संभाल लेते थे। जेवर कपड़ों से लदी फदी निशा अपने पिता के सोशल सर्कल में मूव करती थी। कभी कभी मुझे भी सूट बूट पहनाकर नुमाइश की तरह साथ ले जाती थी। मैं खुद ऐसी दिखावे की बड़ी बड़ी पार्टियों से बचने की कोशिश में लगा रहता था।
बेटी 3 साल की हो गई थी कि अचानक एक दिन निशा मेरे कानों में फुसफुसाई, तुम फिर से पिता बनने वाले हो। मैं दहल गया था। क्या कह रही हो निशा? तुम होश में तो हो ना? डॉक्टर ने मना किया था ना? बच्चे की वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। क्या तुमने प्रिकॉशन लेना बंद कर दिया था? बेहद लापरवाह सी वो बोली थी, मुझे कुछ नहीं होगा, पिताजी बड़े से बड़ा डॉक्टर खड़ा कर देंगे। हुआ भी यही। निशा पूरे 9 महीने अस्पताल में बेड रेस्ट करती रही और सिजेरियन ऑपरेशन द्वारा उसने एक बेटे को जन्म दिया। उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन बेटे को जन्म देने की खबर सुनकर उसकी मानसिक हालत के साथ ही शारीरिक हालत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगा। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद निशा वहां से सीधी अपने पिता के घर चली गई थी, जहां दिन रात खड़ी नौकरों की फौज ने उसे फिर से स्वस्थ कर दिया था। अक्सर पलंग पर लेटी गरिष्ठ खाना खाती निशा एक थुल थुल काया की मालकिन बन गई थी। गर्भ से दपदपाती वह हर समय अपने बेटे की बलैयां उतारती रहती। अक्सर कहती, मेरे पिता की लंबी चौड़ी जायदाद संभालने के लिए एक वारिस बेहद जरूरी था। अगर दूसरी भी बेटी हो जाती तो क्या कर लेती तुम? मेरी बात सुनकर उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम बहुत मूर्ख हो अबीर, इसलिए मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। इससे पहले जो मेरा गर्भपात हुआ था वो मैंने स्वयं करवाया था, क्योंकि गर्भ में बेटी थी। निशा, तुम पागल तो नहीं हो गई? बिना मुझसे पूछे, चलो पूछा नहीं, लेकिन अपनी जान की भी फिक्र नहीं की तुमने। तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारी नन्ही बेटी का क्या होता? और एक मासूम की जान लेने से पहले तुम्हारा दिल नहीं दहला? वो बेहद लापरवाह अंदाज में बोली, सब ठीक हो गया ना? इस बार भी टेस्ट करवाया था, लड़का था, इसलिए ये रिस्क लिया। निशा की बात सुनकर मैं बेहद व्यथित हो उठा था। धीरे धीरे मैंने गौर किया कि निशा के बेटा होने से मेरे अपने माता पिता भी बेहद खुश हैं। पहले उन्हें बुरा लगता था कि निशा पीहर में जाकर रहने लगी थी, लेकिन अब उन्हें कोई एतराज नहीं है। पोता जो हुआ है उनके इकलौते बेटे का, उनके खानदान का वारिस। मुझे पहले मन ही मन ऐसी बातों पर हंसी आती थी। नंदिनी को हमेशा से बेटी अच्छी लगती थी और मुझे भी। मैं अक्सर सोचता था, बेहद मामूली परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पास कौन सी बाप दादा की लंबी चौड़ी जमीन जायदाद है या कोई बहुत बड़ा व्यवसाय है जिसे चलाने के लिए वारिस ही होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी इन सब के रंग में रंगने लगा था। कहाँ सोचा करता था कि विवाह के बाद मेरे साथ रहकर निशा के विचार बदल जाएंगे। उल्टा मैं ही निशा में होने लगा था। निशा के बार बार कहने से मुझे भी बेटे के बाप होने का गर्व महसूस होने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी आदर्शवादी सोच बेवकूफ़ी से भरी थी। जिंदगी में बेटा होना बहुत बड़ी बात है। निशा ने अपनी जान पर खेल कर मुझे तोहफे के रूप में बेटा दिया है। अब मैंने अपने माता पिता को महत्व देना कम कर दिया था। मेरे लिए निशा और दोनों बच्चों की दुनिया ही सब कुछ थी। बेटी का नाम समिधा मैंने रखा था, क्योंकि निशा को उस समय बेटी में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उसने मेरे रखे नाम पर कोई आपत्ति भी नहीं की। लेकिन अब बेटे के जन्म पर उसने मेरे द्वारा सुझाए नाम से असहमति जताते हुए उसका नाम निशांत रखा। हंसते हुए कभी कभी कहती भी थी, तेरे आने से मेरे जीवन में उजाला आ गया। तेरे जन्म पर मेरा अंत करीब करीब पास ही आ पहुंचा था। बेटे के जन्म के बाद तो निशा ने मुझे पूरी तरह से भुला दिया था। नौकरों के साथ घिरी उसकी देखभाल में लगी रहती। जब कभी मैं उसका साथ चाहता वो बिदक जाती, अब ये चौंचले छोड़ो, मैंने तुम्हें 2 बच्चे दे दिए, तुम्हारा परिवार पूरा हुआ और मेरा कर्तव्य। पत्नी का भी कुछ कर्तव्य होता है, ये उसकी समझ में नहीं आता था, या वो जानबूझकर समझना ही नहीं चाहती थी। युवावस्था में ही मुझे जबरन वैराग्य ढूंढना पड़ रहा था। ऐसे में नंदिनी कई बार याद आ जाती, जो अक्सर कहा करती थी, 80-90 साल तक तो हमें एक दूसरे से फुर्सत नहीं मिल पाएगी अबीर। 100 वर्ष के हो जाएंगे तब भजन कीर्तन की सोचेंगे। उसकी बात सुनकर मैं जोरदार ठहाका लगाता था।
बहुत नेक ख्याल है बालिके, तुम साथ होगी तो जिंदगी में रस घुले रहेंगे नंदी। इस बीच समय ऐसे निकला जैसे मुट्ठी से रेत। दोनों बच्चों ने पढ़ लिख कर नौकरियां पकड़ ली। घर में कोहराम मच गया था, लेकिन दोनों बच्चे नहीं माने। बेटा मुंबई और बेटी बैंगलोर चली गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, दोनों ने अपनी पसंद से विवाह करना चाहा। निशा ने बेटे को लंबी चौड़ी जायदाद से बेदखल करने का डर भी दिखाया, लेकिन वो नहीं माना। स्वभाव के अनुसार निशा ने एक झटके में ही दोनों बच्चों से संबंध तोड़ लिए थे। बेटी दामाद तो विवाह कर सीधे घर में आ धमके थे और उसे आशीर्वाद देना ही पड़ा, लेकिन बेटे को निशा ने फोन कर दिया था कि उसकी पत्नी बनी लड़की उसके जीते जी कभी घर में कदम नहीं रख सकेगी। आज वो बॉस्टन बेटी दामाद के पास ही जा रहे हैं। बेटी की डिलीवरी होने वाली है, वैसे तो बच्चा बहू के भी होने वाला है। बेटे ने फोन पर बेहद दुखी होकर माँ से अनुनय विनय की थी। तुम्हारी बहू को कोई संभालने वाला नहीं है माँ, तुम यहाँ आ जाओ, या तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ जाता हूँ। लेकिन निशा ने आनन फानन में बेटी के पास जाने का फैसला कर लिया था। बेटा माँ से तो कुछ कह नहीं सका, लेकिन मुझसे बोला था, पापा, दीदी और मैंने दोनों ने ही अपनी पसंद से विवाह किया था, फिर माँ का हमारे प्रति ये भेदभाव क्यों है? आप घर के बड़े हैं पापा, आपको मम्मी को समझाना चाहिए था। आखिर आपका भी घर में कोई डिसीजन चलता है या नहीं? मैं उसे कैसे बताता कि मैंने वर्षों पहले उसकी माँ से विवाह करने का जो निर्णय लिया था, उसके बाद मैं कोई और निर्णय लेने लायक ही नहीं रहा। प्रत्यक्षतः यही बोला, बेटा, तेरे निर्णय से तुम्हारी माँ को बेहद दुख पहुंचा है। तू इकलौता बेटा था, तुझे लेकर उसने दिल में कई अरमान सजा रखे थे। निशा को अपने पिता द्वारा छोड़ी गई जिस जमीन जायदाद का घमंड था, उसे नकार कर बेटा अपनी मनपसंद युवती के साथ विवाह कर मुंबई के एक कमरे के फ्लैट में रह रहा था। उसके मुंह पर वक्त ने ऐसा तमाचा जड़ दिया है कि अब घायल शेरनी सी वो बहू की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं है। इधर दामाद की माँ भी अपनी बहू के पास जाने को तैयार बैठी थी, लेकिन अचानक निशा के वहां जाने के निर्णय ने उनके उत्साह पर भी पानी फेर दिया था। जीवन के ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से गुजरता मैं 55 वर्ष का हो चला था। उम्र के इस पड़ाव पर नंदिनी के साथ बैठा मैं उससे बचने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। तभी प्लेन के टेक ऑफ करने की घोषणा होने लगी। मैंने निशा को हिलाकर सीट बेल्ट बांधने को कहा। उसे शायद झपकी आ गई थी। वो हड़बड़ा कर उठ गई। उसने उचककर मेरे पास वाली सीट पर किसी महिला को बैठे देखा और फूहड़ता से मुस्कुराते हुए आंख से इशारे करने लगी। मैं जानबूझकर अपना मुंह उसकी तरफ कर उसकी बेल्ट बंधवाने में मदद करने लगा। कब तक यूं गर्दन टेढ़ी करके बैठा रहूंगा, यही सोच रहा था कि तभी चिर परिचित स्वर कानों में रस घोल गया। क्या हुआ अबीर, मुझे पहचाना नहीं? मैं हैरत से भर उठा। इसका मतलब नंदिनी ने मुझे पहले ही देख लिया था। उसकी बात सुनकर निशा चौंक गई थी। नंदिनी को पहचानने में उसे जरा सी भी देर नहीं लगी थी। मैंने जबरन आश्चर्य प्रकट किया। अरे नंदिनी, तुम? कैसा संयोग है, आज इतने वर्षों बाद यूं मिलना हुआ। निशा के चेहरे पर ईर्ष्या के भाव उभर आए थे। तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी तक वैसी ही हो, स्लिम, ट्रिम, सुंदर। नंदिनी निशा को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अचानक उछल पड़ी। निशा, तुम? कमाल है, तुम तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रही हो। माशाअल्लाह से खूब सेहत बना ली है। अबीर सिहर गया था। वो सोच रहा था कि निशा को मेरी पत्नी के रूप में देखकर नंदिनी ने न जाने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। वहीं नंदिनी के इस मजाक से कहीं पत्नी भड़क ना जाए, सो तुरंत बोल उठा, खाते पीते घर की लड़की है, हट्टी कट्टी दिखनी चाहिए, तुम्हारी तरह जीरो फिगर के चक्कर से दूर है। नंदिनी मुस्कुराई। ऐसा कुछ नहीं है, अपन तो न सावन हरे न भादो सूखे, जैसे थे वैसे ही हैं। अबीर उसकी बात का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर पुराने संबंधों की लेश मात्र भी झलक दिखाई नहीं दी। वह बेहद सामान्य दिख रही थी। अचानक उसने महसूस किया
नंदिनी के पास वाली सीट पर उसका बैठना निशा को रास नहीं आ रहा है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। भाई तुम दोनों सहेलियां बातें करो, मैं किनारे हो लेता हूँ। वह विंडो सीट पर बैठ गया था। हालांकि वो जानता था कि निशा और नंदिनी एक नदी के दो किनारे थे, उनमें कभी घनिष्ठता थी ही नहीं। निशा ने एक बार अपनी मोटी थुलथुल काया को देखा और फिर मोटी ऐनक को ठीक किया। अपनी साड़ी को ठीक करती वो नंदिनी की कमनीयता को हैरानी से निहार रही थी। तुमने अपने आप को इतना फिट कैसे रखा हुआ है नंदिनी? तुम तो अभी भी वैसी की वैसी हो जैसी कॉलेज के ज़माने में दिखाई देती थी। नंदिनी सरलता से मुस्कुरा रही थी। ऐसा कोई फिटनेस का प्रयास मेरी तरफ से नहीं हुआ, अपने आप ही सब हो रहा है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? निशा की खोजी निगाहें मानो नंदिनी के जीवन के सभी रहस्य जानने को उत्सुक थी। आखिर एक वक्त था जब उसके पति और नंदिनी के प्यार के चर्चे जग जाहिर थे। 3। निशा आश्चर्य से भर उठी थी। कमाल है, तुम्हें देखकर भला कौन कह सकता है कि तुम 3 बच्चों की माँ हो? नंदिनी पूर्ववत मुस्कुराते हुए बोली, पहली बार जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन मेरी हसरत अधूरी रह गई थी। सो 5 साल बाद फिर माँ बनी, लेकिन फिर भी मन की इच्छा मन में ही रह गई। इस बार निशा ने गर्व से गर्दन अकड़ाई। ओह अच्छा, वैसे तो मेरा भी यही हाल हुआ था। पहली लड़की सिजेरियन से हुई थी, तब डॉक्टर ने दूसरे बच्चे के बारे में सोचने से भी मना कर दिया था। लेकिन मेरे पिताजी की इतनी लंबी चौड़ी जायदाद को संभालने वाला तो लाना ही था, और फिर अबीर और उसके परिवार को वंश चालक देने का फर्ज भी बनता था। सो 2 साल बाद ही जान पर खेलकर बेटा थमा दिया। नंदिनी बड़ी हैरानी से निशा की बातें सुन रही थी। निशा, जब डॉक्टर ने तुम्हें सख्ती से मना कर दिया था, तो तुम्हें इतना बड़ा रिस्क उठाने की क्या जरूरत थी? मैं तो उसे सरासर बेवकूफ़ी ही कहूंगी। नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो, जबकि तुम खुद ये बेवकूफ़ी कर चुकी हो। तुमने ही कुछ देर पहले कहा था कि अधूरी हसरत की वजह से तुमने 2 बच्चों के होते हुए भी 5 साल बाद एक और बच्चे को जन्म दिया था। मेरी बात अलग थी। मैं पूरी तरह स्वस्थ थी, इसलिए एक और चांस लिया था। निशा का चेहरा कुटिलता से टेढ़ा हो गया था। नंदिनी, हैरान हूं, तुम औरत होकर भी दूसरी औरत का दर्द नहीं समझती हो। अबीर ने बात को नजरअंदाज किया। छोड़ो ये सब बातें। लेकिन निशा दया भाव दिखा रही थी। नंदिनी, 3 बच्चों के बाद भी तुम्हारी हसरत अधूरी ही रह गई, इसका हमें बहुत दुख है। उसकी बात सुनकर नंदिनी खिलखिलाई। हाँ, पहले मैं भी काफ़ी समय तक मायूस रही, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे हाथ में कहाँ हैं। उसकी बात बीच में काटते हुए अबीर ने फिर हस्तक्षेप किया। अब छोड़ो, हमारा इरादा तुम्हारे जख्मों को कुरेदने का बिल्कुल नहीं है। खुशी की बात यह है कि हम अपनी बेटी के पास जा रहे हैं। निशा चहकी। हाँ, वो एक्सपेक्ट कर रही है, इस महीने के अंत तक। और तुम अकेली कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? नंदिनी मुस्कुराई। पति देव अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, वो बाद में आएंगे। वैसे मैं भी इसी काम से जा रही हूँ। श्रद्धा भी एक्सपेक्ट कर रही है। निशा के स्वर में व्यंग्य का पुट था। अच्छा, कौन से नंबर वाली बेटी है? पहले नंबर वाली, कहती नंदिनी खिलखिलाकर हंसती। निशा उसके चेहरे पर दर्द की लकीर ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो बेखबर बिंदास हंसे जा रही थी। हंसते हंसते ही बोली, मेरी तीनों बेटियां बॉस्टन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जा बसी हैं। निशा का दिल अब भी नहीं भरा था, मानो कॉलेज के ज़माने की पुरानी खुंदक आज ही निकालने की ठाने बैठी थी। ओह, तो तुम पति पत्नी अकेले ही रह रहे हो? नंदिनी खिलखिलाई। हम अकेले कहाँ हैं, दोनों साथ मिलकर रहते हैं, बढ़िया टाइम पास होता है। यूँ समझो कि पहले तो तीनों बच्चे पालने, उन्हें सेटल करने में व्यस्त थे, अब रियल सेंस में हनीमून मना रहे हैं। सारे नाते रिश्तेदार दोस्तों सभी से मिलते जुलते रहते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। अभी भी प्लेन में आने में इसलिए देर हो गई कि जनाब फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे।
आराम से जाना, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगा, मेरा तो अभी से ही मन नहीं लग रहा। बड़ी मुश्किल से फ़ोन बंद किया, वरना आज प्लेन छुड़वाने की ठान ली थी पतिदेव ने। वैसे तुम्हारा बेटा तो इंडिया में ही है, तुम तो साथ रहकर रिश्तों का मज़ा ले रहे होंगे। नंदिनी की बातों से वैसे ही निशा के दिल पर सांप लौट रहे थे, लेकिन आखिरी प्रश्न से तो उसका मुंह फक हो गया। मैंने तुरंत बात संभाली। अरे नहीं भाई, हम युवा बच्चों के बीच कबाब में हड्डी बनकर नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि बच्चे आज़ाद पंछियों की तरह अपनी ज़िंदगी निकालें। बच्चे मुंबई में रहते हैं और हम अपनी मस्ती में लखनऊ के अपने बंगले में सुकून से रहते हैं। ना चाहते हुए भी बंगले शब्द पर ज़्यादा जोर दे बैठा था। अपने आप को नंदिनी से कम खुश कैसे बताता। हमारे जज्बातों से बेखबर वो खिलखिलाई। यानी अकेले ही रहते हो। इस बार भी बड़ी सफाई के साथ मैंने झूठ बोला। नहीं, जब मर्जी होती है मुंबई रह आते हैं, घर की याद आती है तो लखनऊ आ जाते हैं। हम भी बिंदास पंछी हैं। थोड़ी देर के लिए नंदिनी वॉशरूम चली गई थी और इसी बीच निशा अपने जाहिल रूप में लौट आई थी। तुम इससे प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे। विवाह कर लेते तो तुम्हारी ये सो कॉल्ड आदर्शवादी दोस्त 3 लड़कियों की लाइन लगा देती। उसकी मूर्खतापूर्ण सोच पर मैं लज्जित हो उठा था। उसके अंदर अभी भी कुंडली मारकर बैठे शक के फन को कुचलने के लिए मैंने इतना ही कहा, छोड़ो, तुम भी कहाँ कॉलेज की बचकानी बातें याद कर रही हो। उस समय हमारी उम्र ही क्या थी। वो एक बचपना था। तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने प्यारे प्यारे 2 बच्चे उपहार में दिए, लेकिन तुम अपने बेटे के साथ ज्यादती कर रही हो। निशा ने खा जाने वाली नजरों से मुझे घूरा। बेटा तो मेरा ही है, लेकिन वो उस जादूगरनी के बिना मेरे घर में आने को तैयार नहीं है। तो तुम उसे क्यों नहीं अपने घर में आने की स्वीकृति दे देती। अपनी बहू को अपना लो निशा, वो भी किसी की बेटी है। अब की बार वह धीमे से गुर्राई। मैं बेटी के पास अपना गम हल्का करने के लिए जा रही हूँ। तुम फालतू के उपदेश मत झाड़ो। पुरानी प्रेमिका को देखते ही कहीं तुम्हारा पुराना प्रेम फिर से हिलोरे तो ही नहीं मारने लगा, जो मेरी कमियां गिनानी शुरू कर दी। ये तुम्हारी नंदिनी 3 बेटियों की माँ बनकर भी ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़ा घमंड था ना इसे अपनी योग्यता पर। पढ़ाई लिखाई, गाना, नृत्य, पेंटिंग, डिबेट, हर चीज में पारंगत होने को उछलती रहती थी। यहाँ मात खा गई ना मुझसे, बनावटी औरत। मुझे नंदिनी पहले की तरह ही सरल सहज लग रही थी। कहीं से भी बनावटीपन का एहसास नहीं हो रहा था। तभी नंदिनी को आते देख मैं फुसफुसाया, अब चुप भी करो, कुछ क्षण मत बोल देना, उसे बुरा लगेगा। निशा चिहुकी। लगता है अभी तक भुला नहीं पाए अपने पहले प्यार को। निशा को खुश करने के लिए मुझे दिल पर पत्थर रहकर कहना पड़ा, पहला प्यार, माय फुट। उसकी ये बातें सुनकर निशा ने चैन की सांस ली। पूरी यात्रा के दौरान निशा ने नंदिनी को बोलने का मौका नहीं दिया। बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे की तारीफ करती रही और नंदिनी भी एक अच्छे श्रोता की तरह मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती रही। एम्स्टर्डम पहुंचने पर उसे दामाद का मैसेज मिला कि उसकी अर्जेंट मीटिंग आ गई है, वो टैक्सी से घर आ जाए। एम्स्टर्डम से बॉस्टन तक भी निशा का बेटा राग बजता ही रहा। बॉस्टन एयरपोर्ट पर नंदिनी को लेने आए युवक को नंदिनी के पैर छूते हुए देखकर अबीर आश्चर्य से भर उठा। कितना सभ्य दामाद है। नंदिनी ने परिचय कराया, बेटा इनसे मिलो, ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड अबीर और उनकी वाइफ निशा, और ये मेरा बड़ा बेटा। निशा को नंदिनी के दामाद का स्नेह प्रेम सहन नहीं हो रहा था। जल भुन गई थी। मन ही मन सोच रही थी कि कैसी जादूगरनी है ये। कॉलेज में कबीर को ऐसे काबू में किया हुआ था कि वो आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखता था, और अब दामाद को पालतू कुत्ता बना रखा है। विदेश में रहते हुए भी सास के पैर छू रहा है। खैर, अभी तो गधों को बाप बनाना था, सो वो भी उस पर बनावटी स्नेह बरसाती रही। नंदिनी के दामाद ने अबीर व निशा को टैक्सी में बैठाते हुए अपना कार्ड थमा दिया, जिसे बिना देखे ही अबीर ने अपनी जेब में रख लिया था। पराया देश है ना, जाने कब जरूरत पड़ जाए। एक दिन अचानक से बेटी को लेबर पेन शुरू हो गए थे।
दामाद और निशा उसे लेकर अस्पताल चले गए थे। काफी देर बाद दामाद का फोन आया कि बेटी को लेकर लेबर रूम में जा रहे हैं। उसके मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है। चार्जर भी वो घर पर ही भूल गए थे। दामाद का फोन आए करीब 6 घंटे बीत गए थे। मैं इधर से उसका फोन लगा रहा था और उधर से फोन स्विच ऑफ है का संदेश आ रहा था। मैं घबरा रहा था। बेटी अनीमिक है, परदेश में बैठे हैं, भगवान सब ठीक करे। तभी अचानक मुझे नंदिनी का ख्याल आया। हालांकि निशा के शक्की स्वभाव की वजह से मैं उसे अपने घर के नंबर नहीं दे सका था, लेकिन उसके दामाद ने मुझे अपना कार्ड दिया था। काफी तलाश के बाद पुरानी जीन्स में से उसका कार्ड निकल गया था। नाम पढ़कर ठिठक गया, डॉक्टर कबीर जायसवाल। मैं वर्षों पुरानी कॉलेज की रूमानी दुनिया में पहुंच गया था। किन्हीं रोमांटिक पलों में उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा था, विवाह के बाद बेटा हुआ तो उसका नाम कबीर रखेंगे। धत कहती नंदिनी शर्म से लाल हो गई थी। संयोग ही है कि नंदिनी के दामाद का नाम भी कबीर है। उसने अपने सिर को झटकते हुए कार्ड से नंबर डायल किया। उधर मैसेज रिकॉर्डर पर चला गया था। वह इतना ही बोल सका, मैं अबीर सिन्हा, मेरे घर का नंबर ये है, नंदिनी जी फ्री हो तो बात करवाइएगा। तुरंत ही नंदिनी का फोन आ गया था। हेलो अबीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नंदिनी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दामाद डॉक्टर हैं। नंदिनी चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाई। पूरे सफर में निशा ने मुझे कुछ बोलने का अवसर ही कहाँ दिया। मुझे तो लगता है कि तुम अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते हो और बेचारी निशा को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं देते हो। इसलिए पूरे सफर में निशा अपने मन का गुबार निकालती रही। वैसे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी बड़ी बेटी की नन्ही परी हुई है, उसे लेने जा रही हूँ। बधाई हो नंदिनी, तुम किस अस्पताल में जा रही हो? मैं मास जनरल हॉस्पिटल में। ओह नंदिनी, मेरी बेटी भी वहीं एडमिट है, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारे घर के पास से ही निकलेंगे, अस्पताल वहां से ज्यादा दूर नहीं है। कुछ ही देर में मैं नंदिनी और उसके दामाद के साथ अस्पताल जा रहा था। नंदिनी बेहद खुश थी। अरे तुम मुंह लटकाए क्यों बैठे हो अबीर, मुझे बधाई नहीं दोगे? मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पर छाई खुशी में दुख की हल्की सी भी परछाई नहीं थी। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि मेरी बेटी के बेटा हुआ है। निशा का चेहरा खिला हुआ था। नंदिनी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी के बेटा हुआ है, अब मैं निश्चिंत हूँ। तुम्हारी बेटी कैसी है? नंदिनी प्रसन्नता से निशा के गले लग गई थी। मेरे घर नन्ही परी आई है निशा, मैं उसका नाम कामना रखूंगी। निशा विस्मित सी उसे घूर रही थी। धीरे से मुझसे बोली, लगता है बेटियों के गम ने इसे पागल कर दिया है। भला ऐसी कौन सी खुशखबरी है ये? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। नंदिनी अपनी बेटी और दामाद के साथ छोटी बच्ची को घर ले जाने की तैयारी कर रही थी। निशा उसकी बेटी से मिली, फिर उसे प्यार से सहलाते हुए सहानुभूति व्यक्त करती हुई बोली, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा, तब तुम्हारी मम्मी की वर्षों पुरानी मन में दबी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसकी बेटी हैरानी से निशा को ताक रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, मम्मी की तो वर्षों से एक ही तमन्ना थी कि उनके एक बेटी हो, लेकिन भगवान ने उनकी एक न सुनी। पहले जुड़वां बेटे हुए और 5 साल बाद बेटी की चाह में एक और बेटा हो गया। अब जाकर हमारे घर में बेटी हुई है। उनकी वर्षों की साध पूरी की है मैंने। वो गर्व से ऊंचा सिर किए प्रसन्नता से चहक रही थी। क्या? निशा तो मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी थी। मैं भी कम हैरान नहीं था। निशा की आवाज लड़खड़ा गई थी। तो तुम नंदिनी की बहू हो? वो मुस्कुराई। हाँ, समाज के हिसाब से यही रिश्ता है, पर वो मेरी मम्मी है और मैं उनकी प्यारी बेटी, है ना मामा? और अपनी पोती को गोद में उठाए भाव विवल नंदिनी ने उसे चूम लिया था। मेरी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई, मेरी कामना आ गई। फिर प्यार भरी नजरों से अपने बेटे बहू को देखते हुए अपने बेटे से बोली, बेटा, मुझे तेरी पसंद पर गर्व है। निशा उनके आपसी प्रेम को देखकर हैरान थी। उसे ये सब हजम नहीं हो रहा था।
इधर उसके बेटे के साथ चलते हुए मुझे न जाने क्या सूझा कि मैं अचानक बोल उठा, तुम्हारे घर में सभी बच्चों के नाम नंदिनी ने ही रखे हैं ना? कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, कबीर। मैं अब अपने पुराने प्यार के सुरूर में आ गया था। तभी कबीर मुस्कुराया। नहीं अंकल, मेरा नाम मम्मी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा का नाम दीपक है। मम्मी ने तो मेरा नाम सुदीप रखा था, लेकिन मेरी दादी को कबीर नाम पसंद था। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।